नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की जो एग्जाम यूजीसी नेट की जो एग्जाम होने वाली है उसकी फर्स्ट पेपर की तैयारी हम करवा रहे हैं। अभी तक हमने 3-4 यूनिट समाप्त किए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन। 5वां यूनिट हमारा है यूनिट 9, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल, यूनिट का नाम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को देखा था, अच्छे से देखा था। और मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं होगी और एक दो सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए, जिसके वजह से आसान हो हमारी एग्जाम की जो पैटर्न्स सामने आई है पिछले कुछ समय में। उसमें मुझे ये दिखता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, सब टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करना चाहिए और हमने अच्छे से इसको किया भी है। तो अब शुरू करते हैं। आज जो है जैव संचयन है ना, बायो एक्यूमुलेशन। तो देखिए, अब तो शुरुआत तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो कुछ सजेशन हो तो सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट में, कुछ फीडबैक हो, कोई अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। वो सब्सक्राइबर मेरा बढ़ नहीं रहा है, मोटिवेशन हमको आ नहीं रहा है वीडियो बनाने का, है ना। तो शुरू इसी वजह से एक दो दिन बीच बीच भी हो जाता है, क्योंकि समय भी नहीं मिलता है मुझे। मेरा नाम आयुष है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से। और मैंने इस एग्जाम को करीब 6-7 सालों से बड़े नज़दीक से देखा है, तो एक मोटा मोटी पैटर्न मुझे समझ है मेरी, जिसको लेके आपके सामने हम हाजिर हैं। पिछली जो भी यूनिट्स आपने देखे होंगे, सभी यूनिट्स में आपको लगा होगा कि बड़ा ही शॉर्ट, बड़ा ही टू द पॉइंट चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वजह यही है कि एग्जाम में ऐसा ही पूछता है, तो हमको ज़्यादा पढ़ने की, ग्राफ वो पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है नहीं, टू द पॉइंट ही हम लोग रहेंगे। टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको ये सारा पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। बाकी आप कुछ आपका सजेशन वगैरह है तो आप दे सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो जरूर करना है। कीजिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए तो भी आगे बढ़ा जाएगा। आज सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं बढ़ेंगे आगे। सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, कीजिए सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। तो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को कल हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं जैव संचयन। जैव संचयन वह प्रक्रिया है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, जिसे किसी जीव के शरीर में कीटनाशक, है ना, किसी जीव के शरीर में पेस्टिसाइड और अन्य रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। ठीक है। यह तब होता है जब कोई जीव किसी विषैले पदार्थ को जितने तेजी से ग्रहण करता है, उतनी तेजी से उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है। समझ रहे हैं? यानी होता क्या है कि किसी जीव के अंदर कीटनाशक या अन्य रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, तो वो जैव संचयन का एक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी कर रहा हूँ, तो ये जो भटिंडा जगह है जहाँ पे यूनिवर्सिटी है, इसके आसपास ऐसी मान्यता है कि बड़ा मतलब अ, पानी दूषित है। यहाँ की जो फसलें होती है उसमें बहुत सारे कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके यहाँ के आसपास के लोगों में ये एक मिथ भी है, या पता नहीं, इस डेटा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ कैंसर की केसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो आप उस उदाहरण से समझ लीजिए कि कोई जीव किसी विषैले पदार्थ को जितने तेजी से ग्रहण करता है, उतनी तेजी से उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, तब ये प्रक्रिया बनती है। यदि किसी विषैले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस का जैविक अर्ध आयु, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ अधिक होती है, तो उसके शरीर में जमा होने और दीर्घकालीन विषाक्तता, है ना, क्रोनिक पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए डीडीसी ले लीजिए, मरकरी ले लीजिए, इत्यादि, है ना। तो आप समझ गए ना कि जैव संचयन क्या है। अब आपको पूछ देगा जैव संचयन क्या है, उसको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको देखना होगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा कि सही जो है वो कौन सा है। तो इसमें मतलब, एक मतलब ये है, जैव संचयन का मतलब ये हुआ कि शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में कीटनाशक या अन्य रासायनिक पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं,
जिस तेजी से साथ वो जमा होती है उस तेजी से साथ निकल नहीं पाती है, तो स्वाभाविक है वो जो इनपुट और आउटपुट आउटपुट में जो डिफरेंस होगा तो जमा ही जाएगा, है ना। तो वो वही जो है वो जब जमा होने लगता है तो दीर्घकालीन जो है वो विषाक्तता के रूप में खतरा बढ़ जाता है, जैसे मरकरी 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 डीडीसी इत्यादि। हम आगे इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। अब देखिए जैव आवर्धन, है ना, बायोमैग्निफिकेशन। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें विषैली पदार्थ का सांद्रण खाद्य श्रृंखला उच्च स्तर पर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। नीचे हम आते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषैले पदार्थ की मात्रा अधिक होने लगती है। जैव आवर्धन के कारण क्या है, पदार्थ का पर्यावरण में आसानी से न टूटना, ठीक है। पदार्थ का पानी में कम घुलना, शरीर में पदार्थ का कम विघटन या उत्सर्जन। देखिए इससे सवाल नहीं आएंगे, नहीं देखे गए हैं अभी तक सवाल, तो इसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस इसका एक बार अंतर समझ लीजिए। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इसमें मतलब कई बार सिलेबस में रहता है तो उसको देख लिया जाए, लेकिन अभी तक हमने सवाल देखे नहीं है तो इसको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैव संचयन क्या है, एक जीव के शरीर में विषैले पदार्थ का जमा होना। जैव आवर्धन क्या है, खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ना। स्तर क्या है, एक ही जीव तक सीमित पूरी खाद्य श्रृंखला में होता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि मान लीजिए पेड़ पे डिपेंडेंट कौन है, हिरन, है ना। पेड़ पे डिपेंडेंट कौन है, हिरन, है ना। हिरन कौन किस पे, हिरन को कौन खाता है, तो उस तरीके से मतलब एक श्रृंखला। हम लोग क्लास 9 8 में पढ़ते थे ना। जैसे किसी मछली में मरकरी का जमा होना, ठीक। बड़ी मछलियों और पक्षियों में अधिक मरकरी मिलना, ठीक है। अभी एक जैसे कि एक अभी पेपर न्यूज पेपर में मैंने देख रहा था, कल परसों की घटना है कि विषैले चावल जो है ना वो कुत्ते खा लिए, और कुत्ते खाने के बाद कुत्ते मर गए, तो उस विषैला उनके शरीर में था, और गिद्ध खाए तो गिद्ध मर गया। तो ये वो किसका उदाहरण हो गया, जैव आवर्धन का, है ना, बायो मैग्निफिकेशन का। और जैव संचयन क्या हुआ कि जैसे कुत्ते ने विषैला जीव वो चावल खाया, तो जब वो चावल खाया तो वो जैव संचयन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु होने के बाद जैव आवर्धन क्या हुआ कि फिर उसको मृत्यु हुई, फिर उसको गिद्ध ने खाया, गिद्ध भी उसमें उस विषैला फैल गया और मर गया। एक केस स्टडी था कि मतलब गिद्ध जो है भारत में गिद्ध की संख्या कम होती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण था। तो कारण ये था कि जो गाय जब मरती थी तो गाय मरने के पीछे एक बहुत बड़ा मेजर कारण ये होता था कि जो ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन होता था दूध बढ़ाने के लिए, तो वो उसके शरीर में धीरे धीरे संचयन होता जाता था, है ना। और वो जब मरती थी तो वो ऑक्सीटॉक्सिन जो इंजेक्शन था उसके शरीर में स्वाभाविक है जमा होता जाता था। और फिर जो जब वो गिद्ध खाने लगे तो गिद्ध की जो है मतलब उसकी जो पाचन है या उसकी जो पूरी संरचनाएं हैं शरीर की, उसमें वो बड़ा खतरनाक साबित हुआ था, जिसकी वजह से वो जैव आवर्धन का एक उदाहरण आप उसको देख सकते हैं। जैव संचयन समझ गए। एक व्यक्ति, जैसे कुत्ता का उदाहरण हमने दिया, गिद्ध का दिया, तो उसमें दोनों में जैव संचयन व्यक्तिगत होता है और जैव आवर्धन पूरे खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। और ये जैव संचयन से एक जैव आवर्धन यानी पूरे खाद्य श्रृंखला तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके मुख्य पदार्थ देख लीजिए, मोटा मोटी समझना है, इसमें इसे सवाल नहीं देखे गए हैं इसलिए ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। कीटनाशक, है ना, जैव संचयन एवं जैव आवर्धन से संबंधित मुख्य पदार्थ क्या है, कीटनाशक। खेतों में हम लोग देते हैं ना, कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने के लिए रसायन। डीडीसी जैसे कीटनाशक पर्यावरण को लंबे समय तक बने रहते हैं, है ना। ये जीव शरीर में जमा होकर खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाते हैं, और जैव संचयन और जैव आवर्धन का मुख्य उदाहरण के रूप में, है ना। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ऐसे रसायन जो आसानी से हवा में उड़ जाते हैं, वायु प्रदूषण और स्मॉग से जुड़े होते हैं, सामान्यतः जैव संचयन और जैव आवर्धन का हिस्सा नहीं होते हैं, जीवों को अधिक मात्रा में जमा नहीं होते हैं, ठीक है। कालिक, सूट, अधूरे दहन से उत्पन्न सूक्ष्म कण, है ना, श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, सामान्यतः जैव संचयन और जैव आवर्धन का मुख्य कारण नहीं है। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण, विषैले रसायन जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, के वसा ऊतकों में जमा होते हैं, खाद्य संरक्षण ठीक है, मतलब देख लेता है। भारी वस्तुएं क्या क्या है, मरकरी, लेड, कैडमियन, है ना।
तो ये सब जो है, अब देखिए इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग प्राथमिक वायु प्रदूषण पे, है ना। जितना उसमें सवाल आते हैं उतना हमने आपको समझा दिया। ज्यादा उसमें मतलब वही ना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना से जितना कोशिश हो सके, मतलब शॉर्ट क्रिस्प, सिर्फ एग्जाम बेस्ड पढ़ाया जाए। ज्यादा उसमें ना समझने की झंझट, ना उसको याद करने की प्रॉब्लम, कुछ नहीं, बस एग्जाम। प्राथमिक वायु प्रदूषण पे आते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूशन। वे प्रदूषण जो सीधे स्रोत से उत्पन्न और उत्सर्जित होते हैं, है ना। अब ये सीधे स्रोत क्या है उसको देखते हैं। ये प्राकृतिक या मानव गतिविधि से जुड़े वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जैसे हमने पीएम की बात की है ना, पार्टिकुलेट मैटर, है ना। पीएम है, पीएम 2.5 10, ये सब देखेंगे आगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सीधे उत्पन्न होते हैं। इसमें किसी तरीके की जो है एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब सीधे मतलब प्रकृति में। अगर जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कब उत्पन्न होता है, जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं ऑक्सीजन के अभाव में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है। कच्चे लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। द्वितीय वायु प्रदूषण क्या है, अब आइए देखते हैं। प्राथमिक समझ गए, जो सीधे मतलब उसमें कुछ तरह का कोई अ, सीधे प्राकृतिक से जो प्रदूषण होता है वो प्राथमिक प्रदूषण कहा है। दूसरा द्वितीय प्रदूषण क्या है, कि वो प्रदूषण जो वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। यह सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं। अब इसका देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश तथा गैसों के प्रतिक्रिया से निर्मित होते हैं। सवाल यहीं से आपको समझना है। अब जैसे देखिए ओजोन, O3, ठीक है। द्वितीय कार्बनिक एरोसेल जो है, जैसे धुंध, है ना। अब एक उदाहरण देख लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे। प्राइमरी क्या है, जैसे फायर से, है ना, ये लावा, CO2 गैस, मतलब है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये प्राइमरी में आ गया। जो उसमें किसी तरीके का विशेष योगदान सिंपल मानवीय एक्टिविटी से जो उत्पन्न हो प्रदूषण, उसको प्राइमरी प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है सेकेंडरी, कि अब एसिड रेन हो रहा है ना। अब जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर गया, है ना, तो वो H2SO4 बनेगा, तो वो एसिड रेन होगा। ओजोन 3 जब लेयर होगा, जैसे कि हम CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब ऊपर जाएगा तो ओजोन परत को कम करेगा, तो फिर वो जो प्रदूषण होगा अ, ओजोन प्रदूषण के रूप में जाना जाएगा। जैसे देखिए ओजोन दो तरीके का प्रदूषण करता है। एक तरीके का प्रदूषण तब होता है जब वो समताप मंडल में होता है, तो ओजोन समताप मंडल में जितना होगा वो अच्छा होगा। जैसे वातावरण का कई मंडल है, हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है क्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे होता है, तो उसमें अगर ओजोन है तो वो खतरनाक है, वायु प्रदूषण है। समताप मंडल में है तो वो जो है पैरावैग्निक किरणों को रोकती है ना, सूर्य के प्रकाश को रोकती है, UV रेज को रोकती है, तो वो अच्छा है मतलब पृथ्वी के लिए। लेकिन जब क्षोभ मंडल में आती है तो मुश्किल होती है, मतलब वो हमारे लिए घातक है ना। तो देखिए जो प्राइमरी जो जिसमें जो प्राइमरी मतलब उसमें कोई रिएक्शन कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होता है, हमारी गतिविधियों से उत्पन्न होता है, वो फैक्ट्री के उत्पादों से उत्पन्न होता है, उसको प्राइमरी पॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही उसको केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि अब एसिड रेन हो गया, ओजोन 3 हो गया, तो ये उसमें कहा जाता है। अब इसको आगे हम और अच्छे से देखेंगे। ये देखिए फिर से यहाँ पे हम लोगों ने वो देखा है कि सीधे स्रोत से, मतलब प्रदूषण जो सीधे स्रोत से वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, यह प्राकृतिक और मानव गतिविधि दोनों से उत्पन्न होते हैं, ठीक बात है। कणकीय पार्टिकुलेट मैटर, है ना, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में देखते हैं कि हवा में मौजूद अत्यंत छोटे ठोस कण एवं तरल बूंदे। PM 2.5 अधिक खतरनाक होता है क्योंकि ये फेफड़े के अंदर तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब पूछ देगा सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है, PM 10, PM 1, PM 2.5, तो उसमें आप क्या लगाना है, PM 2.5। अब जैसे स्रोत देखिए, वाहन, वाहन से धुआं आना, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य, कोयला एवं लकड़ी का जलना इत्यादि, ठीक है। प्रभाव क्या हो सकता है, दमा, श्वसन का जो रोग होता है, हृदय रोग, है ना, दृश्यता का रोग, कमी, है ना। इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, रंगहीन, गंधहीन एवं विषैली गैस होती है। जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से बनती है, ठीक है। स्रोत क्या है, वाहन, इंजन, कारखाने, घरेलू ईंधन।
प्रभाव क्या है? रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम करना, सिर दर्द, चक्कर, थकान उत्पन्न करना, अधिक मात्रा में मृत्यु के कारण बन जाता है। जैसे दिखाते, देखिए समझिए, ठंडे के दिन में लोग कहता है कि बंद घरों में अलाव नहीं जलाना है। क्यों नहीं जलाना है? क्योंकि जब अलाव जलता है ना, तो उसमें कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, और जैसे ही मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा तो वो आपको ना साइलेंट मौत की तरफ ले जाएगा। वो आपके ऑक्सीजन में घुस, आपके रक्त में घुस, मतलब ऑक्सीजन की जगह अभिक्रिया करने लगेगा। इसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। दूसरा आते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। यह मुख्यतः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका स्रोत क्या है? वाहन। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमको पीडीएफ बनाने में दिक्कत हुई है, उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए, बाकी अपन आगे से ध्यान रखेंगे। ताप विद्युत संयंत्र, है ना, औद्योगिक इकाई इत्यादि। प्रभाव क्या है? श्वसन तंत्र में जलन, अस्थमा बढ़ता है, अम्ल वर्षा एवं स्मॉग निर्माण में योगदान देता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत खतरनाक गैस होता है। मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड से मिलकर बनता है। कोयला एवं तेल का दहन, ताप विद्युत संयंत्र उद्योग, है ना, इस तरीके की जो प्रक्रिया होगी तो उसमें प्रभाव क्या होता है? श्वसन रोग, फेफड़े में जलन और अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण। ठीक है। वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक रसायन जो आसानी से वाष्प बनकर हवा में मिल जाते हैं। स्रोत क्या है? पेंट एवं सॉल्वेंट, वाहन, उत्सर्जन, उद्योग इत्यादि। प्रभाव क्या है? फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करना और श्वासन श्वसन रोग, कुछ कैंसर के संबंध में भी है। अमोनिया, तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस। स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, उर्वरकों का उपयोग एवं पशु अपशिष्ट। ठीक है। प्रभाव आंख एवं श्वसन तंत्र में जलन, कणकीय प्रदूषण बढ़ाता है। सीसा, अत्यंत विषैली भारी धातु होती है। इसका जो स्रोत है वह बैटरी का उद्योग से होता है। धातु और उद्योग, धातु उद्योग, औद्योगिक उत्सर्जन। प्रभाव क्या है? तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाना, है ना। बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास बाधित। मैगी में दो मतलब कुछ साल पहले मैगी को बहुत बड़ा बवाल मचा था कि मैगी में शीशा है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया था। यानी बच्चों के मानसिक और शारीरिक जो विकास था उसमें ऐसा क्लेम था कि वो बाधित कर सकता है। फिर कई तरीके के उस पर जांच हुए, फिर उस पर उसको ग्रीन फ्लैग दे दिया गया कि नहीं आप ठीक चले, मतलब ठीक है, बढ़ाइए। अब द्वितीय प्रदूषण की तरफ आते हैं कि ये प्रदूषण सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है। वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ओजोन थ्योरी निचले वायुमंडल में पाई जाने वाली हानिकारक गैस है। निर्माण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड और VOC के सूर्य के प्रकाश में प्रक्रिया होता है। सांस लेने में कठिनाई, फेफड़े की कार्य क्षमता कम होना, आंखों में जलन इत्यादि। ठीक है। सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसेल, रासायनिक अभिक्रिया बनने में है। धुंध धुंध, है ना, दृश्यता में कमी, है ना, जब विजिबिलिटी जो होती है उसमें कमी, श्वसन रोग, अम्ल वर्षा फिर देख लेते हैं, है ना, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की जल वाष्प से अभिक्रिया से बनने वाला अम्ल। प्रभाव क्या है? मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जल स्रोत प्रदूषित हो जाता है, इमारत और स्मारकों की क्षति होती है ना। अब आते हैं पेरोक्सीटियल नाइट्रेट्स, फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रमुख घटक है। इसका प्रभाव जो है आंखों में जलन, पौधों की वृद्धि का प्रभावित, श्वसन तंत्र का दुष्प्रभाव। नाइट्रस अम्ल, है ना, अम्ल वर्षा में योगदान, जलीय जीवों में वनस्पति का नुकसान। फोटोकेमिकल स्मॉग, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित नाइट्रस ऑक्साइड एवं VOC की प्रक्रिया में बनने वाला धुआं धुंध, वायु गुणवत्ता में गिरावट, श्वसन रोगों में वृद्धि, फसल एवं पर्यावरण में नुकसान। अब देखिए, पार्टिकुलेट मैटर जो है, पार्टिकुलेट मैटर, उसको बारे में भी देख लेते हैं। तो ये तीन तरीके का होता है, PM01, PM2.5, PM10, है ना। ये PDF ऐसा क्यों हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
ऐसा तो नहीं था। है ना। तो साथियों, थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे पीडीएफ पे काम करने की जरूरत है। इसको हम करते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको और अच्छे से करेंगे। बाकी अ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसको अपन करते हैं पीडीएफ को अच्छे से, फिर उसके बाद एक बार फिर अपन जुड़ेंगे और फिर वहीं से शुरू करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।